हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एशियंट इंडिया, जो मैराथन के रूप में एशियंट इंडिया को हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। चूँकि ये जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये ध्यान दीजिएगा। चाहे आप एसएससी दे रहे हों, रेलवे दे रहे हों या अदर स्टेट एग्ज़ाम आप दे रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या था। सबसे पहले स्टार्ट होता है यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक एज की बात कर लें हम लोग। जिन्हें बात करें तो ये जो है आपको जो जिन्हें कहते हैं हम लोग पाषाण काल। पाषाण काल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो है औजारें होती थी, पत्थर की औजारें होती हैं। तो ये जो है लगभग 25 लाख वर्ष पहले से जो है प्रारंभ हुआ था। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी ये हम लोग देखेंगे। तो बात कर ले तो यहाँ पर शिकार जो हो गया और फल फूल का संग्रह करते थे इन लोग, जो कि यहाँ पर मसान काल में थे। पत्थरों का जो है अपरिष्कृत औजार और फिर आग, यहाँ पर आग का ज्ञान अंतिम चरण में हुआ था। यानी पाषाण काल के अंतिम चरण में क्या हुआ था, आग का ज्ञान हुआ था। ये ध्यान है, पाषाण काल यानी कि ये जो है पत्थर कह सकते हैं यहाँ पर। और जो है 25 लाख पहले शुरू हुआ था। शिकार करते थे इन लोग और जो है आखेटक थे कह सकते हैं, फल फूल संग्रह करते थे, पत्थरों का औजार जो है बनाया करते थे। यहाँ पर जो है पाषाण काल। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल की बात हम लोग कर ले थोड़ा सा। तो मध्य पाषाण काल जो है 9000 ईस्वी से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक चला था। नव पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हुई थी हम लोग पाषाण काल में देखें। तो पाषाण काल में देखें तो आग की खोज जो है यहाँ पर हो गई थी दोस्तों, पाषाण काल में ही। और जो है यहाँ पर मध्य पाषाण की काल की बात करें तो 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक था। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें सूक्ष्म औजार जो है बनाए गए थे। बड़े बड़े पत्थर के औजार थे पहले, जो है यहाँ पर पूरा पाषाण में, यानी कि जो है पुराना पाषाण लेके शुरुआत के पाषाण काल में जो है बड़े औजार थे, पत्थर के औजार थे। लेकिन जब मध्य पाषाण आया तो इसमें क्या हुआ, सूक्ष्म औजार हो गए, छोटे छोटे हथियार हो गए। ये आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ जाएंगे, मध्य पाषाण काल से आगे बढ़ेंगे तो 25 लाख जो है वर्ष पहले से लेकर 9000 वर्ष तक पहले तक पूरा पाषाण था। मध्य पाषाण की काल 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है दोस्तों। और जो है और अगर हम लोग देखें सूक्ष्म औजार यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अर्ध अस्थायी जीवन है, यहाँ जो है शुरू हुई थी। नौपाषाण अगर हम लोग देखें तो नौपाषाण जो है यहाँ पर लगभग जो है 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इसमें क्या थी मुख्य विशेषता ये समझिए। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी ये समझिए। विशेषता में थी कि कृषि की शुरुआत जो है नौपाषाण काल में शुरू हो गया था। यहाँ पर लोग पशुपालन करने लगे थे और जो है चाक का प्रयोग करने लगे थे दोस्तों। यहाँ पर जो है यहाँ पर घुमक्कड़ी से अस्थाई जीवन जो है परिवर्तन हो रहे थे। पहले क्या था कि जो मानव थे, वो आदि मानव थे, वो क्या करते थे कि वो जो है एक स्थान पर नहीं रहते थे। जैसे कि आज यहाँ रहे, खाए पिए, यहाँ से कुछ शिकार किए, दूसरा दिन यहाँ चले गए। तो क्या होता था कि उस समय खेती नहीं होती थी। लेकिन नौपाषाण में क्या हुआ, पशुपालन और जो है कृषि की शुरुआत हो गई थी। तो खेती करने के लिए आपको उस एरिया में रहना होगा, तभी तो उसका देख रेख कीजिएगा, पानी वानी दीजिएगा, चाहे अदर चीज़ें कीजिएगा, काट पीट कीजिएगा। तो उसके लिए अस्थायी आवास चाहिए था। तो अस्थायीकरण हो गया था। यहाँ पर घुमक्कड़ प्रवृत्ति को छोड़कर इन्होंने कृषि को अपनाया, पशुपालन चालू किया, चाक का प्रयोग यहाँ पर जो है किया था। अब जो है आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना गया था। और इसका अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा जो शहर है सबसे पहले खोजी गई थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता इसे हम कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अदर नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ये भी थोड़ा सा समझने योग्य बात है। सभी लोग कह रहे थे कि सिंधु जो नदी बहती है उसी के किनारे शहर बसे हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर मिले हैं जो सिंधु नदी के किनारे नहीं है, बहुत दूर है। इसीलिए एक और नाम यहाँ पर दिया गया इसका, हड़प्पा सभ्यता। और सबसे पहले हड़प्पा ही शहर जो है सिंधु घाटी में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ेंगे।
और मुख्य स्थल की बात करें तो हड़प्पा जो है यहाँ पर पंजाब में है जो दोस्तों, पाकिस्तान वाला एरिया में है। राखल दास बनर्जी ने इसकी जो है खोज की थी। आगे बढ़ जाएंगे, खुदाई कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में है। डीके डायनर हो गए यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद लोथल हो गए, जो लोथल कहाँ पर है। लोथल जो है आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, शहर का नाम पूछता है कि लोथल कहाँ है, गुजरात है। और यहाँ पर डाक वाला सिस्टम मिला था। डाक इसलिए मिलेगा कि आपको लोथल जो है बंदरगाह था, वहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। धौलावीरा जो है गुजरात में है। लगभग 200 शहर जो है केवल जो है गुजरात में ही मिले थे दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा। और कालीबंगा जो है यहाँ पर राजस्थान में है, ये ध्यान देना है। और देखिए बनवाली जो है यहाँ पर, बनवाली जो है हरियाली जहाँ होगा वहीं तो बनवाली होगा, यानी हरियाणा में है। विशेषता की अगर हम लोग बात करें इसके, तो नगर नियोजन जो है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। नगर नियोजन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नालियाँ मिलती है, पक्की ईंटें के मकान मिलती है, जल निकाय की प्रणाली मिलती है। ये सब नलियाँ वही चीज़ है। ग्रेट बात है, यानी कि स्नानागार मिलता है। स्नानागार कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्नानागार कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ जाएंगे, आगे हम लोग देख लेते हैं कहाँ था। लोथल, लोथल में डॉकयार्ड था। मैंने बताया कि लोथल जो है बंदरगाह था जहाँ से कि व्यापार किया जाता था समुद्री रास्तों से। ये जो है गुजरात में है था स्थित। धौलावीरा जो है 3 भागों में बटा हुआ नगर था। लिपि अभी तक जो है पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी पहले हमने देखा पाषाण काल, पाषाण काल में पूरा पाषाण देखा, मध्य पाषाण देखा, नव पाषाण देखा। पूरा पाषाण में ही आग की खोज हो गई थी। मध्य पाषाण में क्या हुए थे, छोटे छोटे हथियार बने थे, बड़े बड़े पत्थर थे पूरा पाषाण में। पहले बड़ा बड़ा हथियार फेंकता था, लेकिन मध्य में छोटे पत्थर के हथियार बने। और नव पाषाण में लोग जो है अस्थायी आवास बना लिए, क्योंकि खेती करने लगे थे और पशुपालन करने लगे। ये सब चीज़ें हुआ था। अब सिंधु घाटी में हम लोग जब घुसे तो लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 तक माना गया, जिसमें अलग अलग चीज़ें को हम लोग ने पढ़ा। अब धौलावीरा जो है क्या है, 3 भागों में बटा हुआ नगर था। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता में पाषाण काल में तो कुछ लिखा ही नहीं गया, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखा गया, लेकिन वो जो है भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। अब भले ही क्या होगा, पढ़ा जा सकता है, नहीं जा सकता, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी तक ये पढ़ा नहीं गया है। अब अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था में था कृषि जो है, जौ और गेहूं की खेती हुई थी। यहाँ पर क्या होता, भेड़ बकरी का पालन हुआ था। व्यापार देखें तो मेसोपोटामिया से व्यापार होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की। कैसे पता चला है, ऐसे पता चल रहा है कि वहाँ के मोहर यहाँ मिले हैं, यहाँ के मोहर वहाँ मिले हैं, बस। आगे बढ़ जाएंगे, वैदिक काल को समझेंगे। वैदिक काल में क्या था, वेदों की रचना जो हुई थी, इसीलिए वैदिक काल कहेंगे हम लोग दोस्तों। वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो रिंग वैदिक काल होता है, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। आर्यों का आगमन हुआ था। आर्य जो है खैबर दर्रा से होते हुए भारत की ओर इंटर मारे थे। और जो है घुमंतु जीवन थे, गौधन थे, यानी कि इनका मेन पशु क्या था, आर्यों का गौ था, यानी कि गाय को इन्होंने माता कहा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। सभा इसके क्या थे, विदत, सभा और समिति, 3 चीज़ें थी। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि अ, परिवार जो है कुल होते थे। मुख्य देवता इनके इंद्र थे और अग्नि थे। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। इंद्र जो है मुख्य देवता में थे, 250 बार शायद चर्चा हुआ है, इनका 200 बार हुआ है। ये चीज़ें हैं अग्नि का। अब जो है उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें क्या होता था, कृषि प्रमुख थे। आपने देखा होगा एक चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो नगरी सभ्यता था, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या था, वैदिक काल जो है ये आपको ग्रामीण सभ्यता थी, ये ध्यान देना होगा। कृषि प्रमुख थी, वर्ण व्यवस्था जो है स्पष्ट था, राज्य शक्तिशाली, लोह यहाँ पर लोहे का उपयोग हो रहा था, वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था, ये आपको ध्यान देना होगा। अब जो कबीलाई जीवन थी यहाँ पर, अस्थाई यहाँ पर बसावट, ये सब चीज़ें थी। अब आ गया महाजनपद। महाजनपद 600 ईसा पूर्व। 16 महाजनपद से सबसे सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था, ये आपको ध्यान देना होगा।
मगध महाजनपद मगध के कारण क्या था, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली क्यों हुआ था? हाथी, लौह अयस्क, नदियों का जाल, सक्षम शासक, ये सब कारण था कि मगध जो है सबसे जो है शक्तिशाली साम्राज्य बना था, यानी कि महाजनपद बना था 16 महाजनपद में। अब बौद्ध धर्म को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म को समझे तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ये आपको ध्यान देना है। ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में। उपदेश कहाँ दिए? पहला सारनाथ में दिए। मृत्यु कहाँ इनका हुआ था? कुशीनगर में। ये आपको ध्यान रख लेना होगा। आगे बढ़ेंगे। 4 सत्य के बारे में इन्होंने चर्चा किया था कि दुख पहला था, दुख दूसरा, अगर हम लोग थोड़ा सा आए, दुख सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख है। इन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा कि सभी के जीवन में क्या है कि कोई ना कोई दुख है, और दुख का जो है कोई ना कोई जो है कारण है। दुख से निवारण पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है दोस्तों? दुखों से अंत कैसे पाया जा सकता है? उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया कि ये जो मार्ग अगर अपनाएगा आदमी तो वो दुखों से दूर हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, दुखों से दूर हो जाएगा। अब जो है परिषद की बात करें तो फर्स्ट जो है परिषद का बात करें तो राजगृह था अजातशत्रु, वैशाली जो है काला अशोक, पाटलिपुत्र अशोक, और जो है कनिष्क, कुंडलवन, कश्मीर। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। परिषदें आगे बढ़ जाएंगे। जैन धर्म को थोड़ा सा समझ लेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, ये आपको ध्यान देना है। अंतिम तीर्थंकर जो थे 24वें तीर्थंकर क्या कह सकते हैं, महावीर स्वामी थे। इन्होंने जैन धर्म को एक सुसंगठित किया, ये आपको ध्यान देना है। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभ देव थे, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ये आपको ध्यान देना है। जन्म इनका वैशाली में हुआ था, ये आपको ध्यान दे देना होगा। जन्म कहाँ था? वैशाली में। ज्ञान कहाँ मिला था? जिरिम्भिक में ज्ञान मिला था इनको दोस्तों। मृत्यु जो हुआ था वो पावापुरी में इनका हुआ था। त्रिरत्न इन्होंने दिया, या क्या कहे थे कि सम्यक दर्शन, यानी कि जो है सम्यक चीज़ देखिए, सम्यक ज्ञान, और जो है सम्यक चरित्र आपको रखना होगा, अच्छा चरित्र रखना होगा। ये 3 चीज़ें इन्होंने बताया था। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे। आगे कुछ मगध साम्राज्य है। मगध साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो मगध सबसे बड़ा 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। इसका पहला जो है राजवंश था वो हर्यक वंश था। इसके संस्थापक था बिंदुसार दोस्तों। बेटा था यहाँ पर इसका बेटा था अजातशत्रु, शिशुनाग, ये चीज़ें हैं आपको ये देखिए। हर्यक वंश की बात कर रहा है, शिशुनाग, कालाशोक, इसके बाद नंदवंश आता है। नंदवंश के बाद नंदवंश में तो महापद्म नंद जो है इसके संस्थापक था। अंतिम शासक धनानंद था। चंद्रगुप्त ने जिसे हरा दिया था, ये आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। धनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पे, ये आपको ध्यान देना होगा। अब इसके बाद आता है मौर्य साम्राज्य। जब मौर्य साम्राज्य यहाँ पर जो आता है, इसका संस्थापक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका प्रधानमंत्री की बात करें चाणक्य, इन्हीं की सहायता से इन्हें शासन को संभाला। आगे बढ़ेंगे। अशोक जो आता है इसके बाद दोस्तों। महानतम शासक जो है मौर्य साम्राज्य के अशोक हैं। यहाँ पर अशोक की नीतियाँ की अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो धम्म की नीति इन्होंने अपनाया था, ये आपको ध्यान देना है। स्तंभ लेख और शिलालेख का इन्होंने निर्माण करवाया था। धम्म की नीति ये जो है कलिंग के युद्ध के बाद जो है अपनाए थे, ये आपको ध्यान देना है। कलिंग युद्ध जो है यहाँ पर बात कर ले तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। मौर्य प्रशासन के यहाँ पर मौर्य प्रशासन में देखें तो पदाधिकारियों का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य प्रशासन के पदाधिकारियों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र का। इसका लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही आदमी का नाम है। अब यहाँ पर नगराध्यक्ष जो है
नागरक था यहाँ पर। आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद उत्तर मौर्य काल के बाद बात कर लें दोस्तों तो शुंग वंश है। शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश का संस्थापक जो है वासुदेव कण्व था, ये आपको ध्यान देना है। इंद्रगुप्त कण्व वंश के अंतिम शासक अगर हम लोग देखें। अब जो है नीचे हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक आते हैं। इसके बाद इंडो ग्रीक बाहर के जो है आक्रमणकारी भारत में आने लगते हैं, जिसमें क्या थे, शक थे, कुषाण थे। ये आपको ध्यान रखना है। इंडो ग्रीक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये क्या थे कि मिलिंद है, जिसका जो है नागसेन वर्ता। शक शासक आते हैं। इसके बाद शक हैं। पश्चिम भारत में कुषाण आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद कुषाण जो है कनिष्क है शासक कुषाण वंश के। चौथा बौद्ध संगति जो है किसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय हुआ था, ये आपको ध्यान देना होगा। चौथी बौद्ध संगति गांधार कला का इसी के समय जो है विकास हुआ था। किसके समय कह सकते हैं यहाँ पर, कनिष्क के समय ही गांधार कला का जो है विकास हुआ था। अब जो है गुप्त शासक आ जाते हैं। 320 एडी से लेकर 550 एडी तक जो है गुप्त साम्राज्य रहता है। इसका संस्थापक है श्रीगुप्त और मुख्य शासक की हम लोग बात कर ले तो चंद्रगुप्त प्रथम। और यहाँ पर समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं भारत का नेपोलियन, ये याद रखना होगा आपको। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को हराने के बाद जो है इन्हें। और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त हो गया, जिसे नेपोलियन कहेंगे। आगे बढ़ जाएंगे अब। इनमें क्या हुआ था, कला का प्रचार हुआ था। अजंता की गुफा बनी थी, एलिफेंटा जो है, ये सब चीज़ें हुई थी। नालंदा जो है ये यहाँ पर बना था गुप्त काल में ही, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ जाएंगे। गुप्त काल जो है स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। विज्ञान, गणित और कला साहित्य में बहुत विकास हुआ था। हर्षवर्धन को पढ़ लेंगे थोड़ा सा। 606 से ईस्वी से लेकर 647 जो है ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। भोज यानी कन्नौज के शासक यहाँ पर थे। चीनी यात्री इन्हीं के समय, हर्षवर्धन के समय जो है हेनसोंग आ गया। आपको याद इजीली हो जाएगा। हेनसोंग यानी कि जब कोई गाना गाएगा तो उसका हर्ष बढ़ जाएगा, खुशी हो जाएगा, उसका हर्ष बढ़ जाएगा, तो हर्षवर्धन हेनसोंग हो गया, काम खत्म। पुस्तक देखें तो यहाँ पर नागानंद हो गया, रत्नावली पुस्तक इसके लिखे हुए हैं। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे। आगे में देखें तो क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, लोथल। सभा और समिति किसके काल में, कौन से काल में थे, मैंने आपको पढ़ाया कि सभा, समिति और विदत ये जो है वैदिक काल के थे। इसके बाद क्या था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, मैंने बताया था आपको ऊपर ही। महाजनपदों की संख्या कुल 16 थी। अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कलिंग था। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या था, भारत की नेपोलियन। आगे बढ़ जाएंगे। गांधार कला किससे प्रभावित हुई, यूनानियों से गांधार कला जो है प्रभावित हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है कब बना, ये आपसे पूछ रहा है। गुप्त काल में, मैंने बताया अभी तुरंत, नालंदा बना था। हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, कन्नौज का शासक था, ये आपसे मैंने आपको बता ही दिया। जैन धर्म का जो है त्रिरत्न क्या था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सच, सम्यक चरित्र, ये चीज़ें थी त्रिरत्न में। चलिए, लगभग हमने एशियंट को पूरा क्लियर कर दिया। अगर फुल डिटेल में आइएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने सभी चीज़ों को समझा होगा। धन्यवाद।